Good afternoon, everyone. Today we are going to start with the FDI policy in India, and in this lecture we will discuss about the FDI norms, FDI policy, what is the current situation of the FDI in India, some data about the FDI policy, and pros and cons of the FDI policy in India. Starting with foreign direct investment. What is FDI? Means foreign direct investment. FDI is a direct investment into production or business in a country by an individual or company in another country, either by buying a company in the target country or by expanding operations of an existing business in that country. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप जानते हैं कि जब आप किसी भी कंट्री में जा करके उद्योग लगाना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में आप उद्योग लगाने के उद्देश्य से निवेश करना चाहते हैं तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके लिए सरकार समय समय पर कुछ नियम बनाती है। जैसा कि भारत सरकार ने शुरू में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ 1991 में, तो उस समय तक हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर के बड़े रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसको हम इंस्पेक्टर राज कहते थे। इसके अंतर्गत हमको अगर कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती थी 1991 के पहले, तो उसे या तो किसी भी भारतीय कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता था या फिर उसको ज्वाइंट वेंचर करना पड़ता था, यानी वो सीधे अकेले आकर के अकेले कंपनी नहीं लगा सकती थी। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के दूसरी बाधा थी 1991 में, जिसको थोड़ा सा आंशिक रूप से उदारीकृत करते हुए हटाना शुरू किया गया था। वो था करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। यानी अगर आप कहीं पर भी किसी विदेश से आकर के अगर इंडिया में आप निवेश करना चाहते हैं तो फॉरेन करेंसी के कन्वर्टिबिलिटी को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस थे। यानी अगर आप यहां से अपने इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उसका प्रॉफिट वापस अपने देश में ले जाना चाहें तो उसको लेकर के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। उसके पहले आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था। फिर इसके बाद अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाए तो भी आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता था फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए। लेकिन उदारीकरण के बाद 2000 के बाद जब उदारीकरण की शुरुआत हुई और उसका प्रत्यक्ष परिणाम हमें दिखने लगा, तो एफडीआई को लेकर के समय समय पर बहुत बदलाव किए गए और कुछ विदेशी कंपनियों के लिए या विदेशी निवेशकों के लिए अपने पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए या हम कहें विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए हमने विदेशी निवेश को आकर्षित करना शुरू किया। और उस निवेश को आकर्षित करते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि विदेशी कंपनियों को यहाँ पर आने में कोई परेशानी न महसूस हो। इसके लिए एक काउंटर गारंटी स्कीम शुरू की गई थी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ या प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक कंपनी आई थी महाराष्ट्र में एनरॉन, जिसको केंद्र सरकार ने काउंटर गारंटी दी थी। तो सरकार ने शुरू में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या पूंजी को आकर्षित करने के लिए काउंटर गारंटी देने की शुरुआत करी। काउंटर गारंटी खैर अब भी दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कि अगर कुछ सेक्टर्स को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। जैसे आप रिटेल सेक्टर को ले लीजिए। रिटेल सेक्टर में पहले सिंगल ब्रांड में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोला गया था, लेकिन इस समय सिंगल ब्रांड के अलावा मल्टी ब्रांड में भी अब रिटेल सेक्टर को काफी हद तक खोला जा चुका है। तो इस सारे चीजों पर हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं एफडीआई पॉलिसी और प्रोसेस को लेकर के। जैसा हमने बताया, सिंस 1991 the regulatory environment and the process to get FDI has consistently been eased
to make it investor friendly, catapulting India into the position of one of the fastest growing economies of the world. Please अपना माइक बंद कर लें, जो भी हैं माइक बंद कर लो भाई प्लीज. The Government of India through Department of Industrial Policy and Promotion formulates a consolidated the process of FDI on a yearly basis, which is defined framework for FDI. Most recently, reforms were made for FDI policy in India 2019. Foreign investors can invest directly in India either on their own or through joint ventures in virtually all the sectors except in a very small list of activities where foreign investment is prohibited. इन सब चीजों की पृष्ठभूमि हमने आपको पहले ही बता दी, जो इस स्लाइड में आपको दिख रही है. मैंने आपको इसके विषय में डिटेल से बता दिया कि क्या क्या नॉर्म्स थे और कैसे कैसे सरकार ने इस पर कदम आगे बढ़ाया. तो देन व्हाट आर द FDI investment routes? There are two routes. One is known as the automatic route and second is known the government approval route. Automatic route, Indian companies engaged in various industries can issue share to foreign investors up to 100% of their paid up capital in Indian companies. अभी आप एग्जांपल ले लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का. अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए अपने शेयर को बेचा है, तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक रूट है. और उसके बाद तो आपने देखा कि दो और महत्वपूर्ण कंपनियों ने, विश्व की महत्वपूर्ण कंपनियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से उसके 2% और 1% शेयर को खरीदा है. और वो जो शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ है वो उनके पेड अप कैपिटल और कैपिटलाइजेशन दोनों को ध्यान में रख करके उसके शेयर्स के मूल्य को तय किया गया है. तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में शेयर बेचती है और उस शेयर के थ्रू जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम ऑटोमेटिक रूट कहते हैं. इसी का फायदा उठाते हुए चाइना के सेंट्रल बैंक ने HDFC में 1% का शेयर बहुत ही मिनिमम प्राइस पर जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट कहा गया था, उसके लिए जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तहत चाइना ने HDFC के शेयर खरीदे, तो ही सरकार ने उस समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाया और क्या किया कि उसने नेबरिंग कंट्रीज को के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि whenever they will adopt the automatic route for the foreign direct investment, there will be a requirement to get the approval from the government. ये आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा. तो ऑटोमेटिक रूट के कुछ अपने लाभ भी होते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी का सरकार को लाभ तो होता है, लेकिन उसके इन परिस्थितियों में जो आजकल चल रहा है, जब मार्केट इस समय डाउन जा रहा है और विश्व की इकोनॉमी धराशायी हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के उद्देश्य से कभी-कभी ऑटोमेटिक रूट का बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं. तो इसके लिए सरकार को भी हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और इसीलिए सरकार दूसरा जो रूट अपनाती है वो होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट. Certain activities that are not covered under the automatic route require prior government approval for FDI. इसके तहत सरकार ऐसे सेक्टर को रखती है जिसमें सरकार को लगता है कि या तो घरे जो होम कंट्री की कंपनीज हैं उन वो फॉरेन कंट्रीज से कंपटीशन नहीं कर पाएंगी तो उनको नुकसान होगा, या हमारी जो इकोनॉमी है उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या कुछ सेक्टर सेंसिटिव होते हैं जिनके लिए सरकार ऑटोमेटिक रूट को ओपन नहीं कर सकती है. जैसे अगर हम डिफेंस को ले लें, डिफेंस है, केमिकल है या कुछ और सेक्टर है, तो जिनके लिए सरकार हमेशा गवर्नमेंट अप्रूवल का रूट अपनाती है. तो इसमें 4 कैटेगरी रखा गया है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के लिए. पहला कैटेगरी है
sectors in which FDI is permitted up to 100% under automatic route. इसमें भी सरकार ने 1991 के बाद स्टेप बाय स्टेप, शुरू में कुछ 49% का दिया, फिर इसके बाद 51% का अप्रूवल दिया। जैसे अगर हम रिटेल सेक्टर को ले लें, शुरुआत में सिंगल ब्रांड में दिया गया, फिर इसके बाद मल्टी ब्रांड में दिया गया था इन्वेस्टमेंट एफडीआई के लिए। कैटेगरी 2 था इन विच एफडीआई इज परमिटेड अप टू 100% अंडर गवर्नमेंट रूल, मतलब आप गवर्नमेंट के तहत साथ मिल करके आप करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंतर्गत मारुति और सुजुकी का। शुरुआत में मारुति और सुजुकी का जो इन्वेस्टमेंट था वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू था। सुजुकी का जो इन्वेस्टमेंट था वो 49% था और मारुति का जो इन्वेस्टमेंट था वो 51% था। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के तहत सरकार ने 2000 के बाद इसको रिवर्स कर दिया और अब इस समय मारुति का जो इन्वेस्टमेंट जो शेयर है कंपनी में वो 49% है और सुजुकी का इन्वेस्टमेंट हो गया है 51%। इसीलिए आजकल जो मारुति सुजुकी है उसमें जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो सुजुकी कंपनी का है। ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था उस समय जो समझौते में किया गया था। थर्ड कैटेगरी है सेक्टर्स इन व्हिच एफडीआई इज परमिटेड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट विद गवर्नमेंट, इसमें सरकार लिमिट लगाती है। एंड फोर्थ कैटेगरी है सेक्टर्स वेयर इन एफडीआई इज परमिटेड अप टू सर्टेन लिमिट अंडर बोथ गवर्नमेंट एंड ऑटोमेटिक रूट सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशंस, सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशनलिटीज। ये समय समय पर इस कैटेगरी को चेंज किया जाता रहता है, जैसे आजकल नेबरिंग कंट्रीज के लिए किया गया है। तो चौथी जो कैटेगरी है ये हमेशा चेंज होती रहती है, इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। चलिए अब एफडीआई पॉलिसी की बात करते हैं। Automatic route, under the automatic route, the non-resident investors or the Indian company does not require any approval from Government of India for the investment. ये पहले ही हमने आपको डिटेल में इसके डिस्कस कर दिया। Government route, under the government route, prior to investment approval from the Government of India is required. Proposal for foreign investment under government route are considered by respective administrative ministry or department. जैसा हमने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट रूट के थ्रू अगर अब जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए सरकार ने क्या कर दिया कि अगर एफडीआई आना है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए सरकार ने ऑटोमेटिक रूट बंद करके गवर्नमेंट रूट लागू कर दिया। तो व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एफडीआई इन इंडिया? A non-resident entity can invest in India subject to the FDI policy except in those sectors activities which are prohibited. However, a citizen of Bangladesh or any entity incorporated in Bangladesh can invest only under the government route. Further, a citizen of Pakistan or any entity incorporated in Pakistan can invest only under the government route in the sector activities other than defense, space, atomic energy and sectors activities prohibited for foreign investment. हमने आपको पहले ही बताया था, तो दो चीजें आपको इसमें से और मिल गई। वो ये है कि अगर कोई भी कंपनी बांग्लादेश की है या कोई भी कंपनी पाकिस्तान की है तो वो किसी भी पोजीशन में भी ऑटोमेटिक रूट का रास्ता नहीं अपना सकती है। उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट रूट का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर, although the sector which are open for the automatic route for the whole world, but for the companies of Pakistan and Bangladesh, these sectors are also closed for the automatic route. They have to come with the prior government approval. और अभी मैंने जैसे बताया डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड अदर सेक्टर्स, जैसे कुछ जैसे है टेलीकॉम है और आपका ऑयल सेक्टर है और केमिकल है, फर्टिलाइजर्स है, तो इन सेक्टर्स में भी अभी ऑटोमेटिक रूट नहीं है बल्कि गवर्नमेंट रूट के तहत ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रिवाइज्ड पोजीशन क्या है? A non-resident entity can invest in India subject to the FDI policy except in those sectors activities which are prohibited. However, an entity of a country which shares land border with India or where the beneficial
owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country can invest only under the government rule. Further, a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan can invest only under the government rule in sectors activities other than defense, space, atomic energy and sectors activities prohibited for foreign investment. In the event of the transfer of ownership of any existing or for future FDI in an entity in India, directly or indirectly resulting in the beneficial ownership falling within the restrictions purview of the Para 3.1, such subsequent change in beneficial ownership will also require government approval. Now coming on the FDI in India, the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry, Government of India makes policy pronouncement on FDI which are notified by the RBI as amendments to the Foreign Exchange Management Regulations. Our 2012 UNCTAD survey projected India as the second most important FDI destination after China. India, among top 10 FDI recipients, attracts $49 billion inflows in 2019, attracting $49 billion in inflow, a 16% increase from the previous year. मतलब 2018 में जो 14 जो एफडीआई था, जो एफडीआई का जो एफडीआई आया था भारत में, उसका 16% में उसमें वृद्धि हुई थी। और अभी तो इस समय करंट में पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द एफडीआई इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना से कंपनीज निकल रही हैं एंड दे आर लुकिंग towards the Indian government for the foreign direct investment. FDI in 2020, what is expected? The Global Investment Trend Monitor report compiled by United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, मैंने कई बार आप लोगों को इसका जिक्र किया है, UNCTAD states that the global foreign direct investment remained flat in 2019 at $1.39 trillion, a 1% decline from revised 1.41 trillion in 2018. मतलब अंकटाड का ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो ट्रेंड रिपोर्ट है, उसको अगर हम मान लें तो वो कह रहा है कि 2018 में 1.41 ट्रिलियन डॉलर का जो एफडीआई था, वो उसमें थोड़ी सी कमी आई और 2019 में ये हो गया 1.39 ट्रिलियन डॉलर। बट साउथ Asia recorded a 10% increase in FDI to $60 billion, and this growth was driven by India with a 16% increase in inflow to an estimated $49 billion. आप देख सकते हैं 2019 में 1.41 ट्रिलियन डॉलर था और ये 2019 में उसके बाद 2020 में बढ़ करके 49 यानी 16% $49 बिलियन हो गया, जो कि 16% के ग्रोथ रेट को दिखाता है। The majority went into service industry including information technology। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो सर्विस इंडस्ट्री, आज का अगर पेपर देखें, इकोनॉमिक टाइम्स उठा करके आप देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री में लगभग 20 से लेकर के 60% तक डिक्लाइन आना तय है। यानी कुछ जगहों पर 20%, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा 20% किन जगहों पर बात की जा रही है। थोड़ा सा अगर रिपोर्ट में डिप में जाएंगे आप तो वो है कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ इंडिया है, या जम्मू कश्मीर है, या नेपाल जैसा देश है, या स्विट्जरलैंड है। ये सब जगहों की ऐसी इकोनॉमी है जो केवल और केवल सर्विस सेक्टर यानी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। और टूरिज्म के इस सेक्टर में जो डिक्लाइन है वो 20 से लेकर के 60% तक, कहीं कहीं 60%, जैसे इंटरनेशनल टूरिज्म के सेक्टर अगर आप ले लीजिए तो उसमें 60% का डिक्लाइन लगभग पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस पैंडेमिक सिचुएशन में अभी स्थितियां इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होने जा रही हैं। 2020 में अभी स्थितियां थोड़ी सी एडवर्स बनी रहेंगी, इसलिए
मेरा तो ये प्रेडिक्शन है कि ये 60% नहीं बल्कि हो सकता है कि 70-80% तक जाए, और अभी तो पूरी तरह से ये सेक्टर बंद पड़ा है। किन क्षेत्रों में गवर्नमेंट रूट, ध्यान रखिएगा ये जितने भी मैंने दिखाए हैं, ये इसमें से अभी मैं बताता चलूंगा आपको। जैसे एफडीआई कैप्स इन वेरियस सेक्टर्स, किन किन पर कैप्स लगी हुई है। जैसे डिफेंस में 26% एफडीआई परमिसिबल है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू परमिसिबल नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही परमिसिबल है। इंश्योरेंस में पहले 26% था, अब 49% कर दिया गया है, लेकिन यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में भी अभी एफडीआई परमिसिबल नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही एफडीआई पॉसिबल है। टेलीकॉम में भी अब 100%, पहले 74% था टेलीकॉम, अब 100% हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी केवल और केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही एफडीआई पॉसिबल है। सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में 100% हो गया है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मल्टी ब्रांड रिटेलिंग अभी 51% है केवल, अभी मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में 100% एफडीआई नहीं है, आप ज्वाइंट वेंचर करके ला सकते हैं। जैसे आप भारतीय और उसको कर सकते हैं। सिविल एविएशन में 49% का अभी एफडीआई है, लेकिन यहाँ पर भी आप ऑटोमेटिक रूट को फॉलो नहीं कर सकते हैं। एफडीआई इन इंडिया एक एक करके है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने दिखाया है वो टाटा है, सिंगापुर एयरलाइंस है, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट भारती जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि वॉलमार्ट ने कदम रखा तो, लेकिन भारती के साथ उसको यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर करना पड़ा। ऑगस्टा वेस्टलैंड है, बहुत नोन कंपनी है, थोड़ा सा विवादों में भी रही है, आप जानते हैं, बहुत दिनों तक इसको लेकर के अभी जांच चल ही रही है। जेट एयरवेज है, आइकिया है, जेट एयरवेज का एतिहाद के साथ अभी कोलैबोरेशन हुआ है, और केयर फोर है। ये सारी कंपनीज हैं जो एफडीआई के थ्रू इंडिया में कदम रखी हुई है। ट्रेंड क्या कह रहा है, 2001-2 में केवल और केवल 65% जो एफडीआई था, वो जो एफडीआई का इनफ्लो था वो ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट दोनों के थ्रू था, लेकिन अब ये दोनों थोड़ा सा घट करके आ गया है 5.6%, और इसको आप देख सकते हैं कि शायद ये 2020 में इसकी स्थिति थोड़ी सी एडवर्स रहने वाली है। इंडियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020 का डेटा अभी जनवरी तक अवेलेबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी फरवरी के बाद से स्थितियां, पैंडेमिक सिचुएशन जो आई है पूरे वर्ल्ड में, उसके वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था, ट्रेवलिंग रिस्ट्रिक्ट हो गया, और मार्च में आते आते तो इंडिया ने भी लॉकडाउन की पोजीशन घोषित कर दी। तो अभी इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल नहीं हो सकता, केवल जनवरी तक का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड चेंज इन एफडीआई 2020, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा अब फॉरेन रिजर्व की भी दिक्कत तो होनी ही है, क्योंकि सिचुएशन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है और जहान दोनों चलना चाहिए साथ साथ में, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार ने थोड़े से चेंजेस उसमें कुछ नोटिफाई किए हैं। Department of Economic Affairs under the ministry has notified these amendments to the FDI policy under the Exchange Management Act 1999 FEMA। मैंने पहले के वीडियो में आपसे बहुत डिटेल में FEMA के बारे में चर्चा किया हुआ है। Provided that an entity of a country which shares land borders with India or the beneficial owner of an investment into India who is situated in or is a citizen of any such country shall invest only with the government approval। ये मैंने ध्यान रहे, ये जो चेंज हुआ है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, इस पैराग्राफ को पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सिचुएशन चेंज किया गया है अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। China objects to India's revised FDI policy that blocks takeover of distressed firms। मैंने पहले ही आपको बताया है,
इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था और बहुत डिटेल में चर्चा किया हुआ था कि चाइना ने किस तरह से ऑब्जेक्शन उठाया था और सरकार ने उस पर किस तरह से ऑब्जेक्शन को क्लेरिफाई किया था। फिर भी एक बार मैं आपको इसका रिव्यू दे देता हूं। On April 17, the government of India had reviewed its FDI policy for curbing opportunistic takeovers acquisition of Indian companies due to the current COVID-19 pandemic. The decision came at the back of People's Bank of China raising its stake from 0.8% to 1.01% in India's largest non-banking mortgage provider, HDFC. As of December 2019, China's cumulative investment in India has exceeded $8 billion US, as for more than the total investment of India's other border-sharing countries. The impact of the policy on Chinese investors is clear. Chinese investment has driven the development of India's industries such as mobile phone, household electrical appliances, infrastructure, and automobile, creating a large number of jobs in India and promoting mutual beneficial and win-win cooperation. Chinese enterprise actively made donations to the help India fight COVID-19 epidemic. According to the FDI policy 2020, according to the DPIIT data, India received FDI from China worth $2.34 billion, which was worth rupees 14,846 crore between April 2000 and December 2019. During the same period, India has attracted 40 lakh from Bangladesh, rupees 18.18 crore from Nepal, and rupees 35.78 crore from Myanmar, and rupees 16.42 crore from Afghanistan. There are no investment from Pakistan and Bhutan at all. FDI is allowed through automatic route in most of the sectors. However, certain areas such as defense, telecom, media, pharmaceuticals, and insurance, government approval is required for foreign investors. ये मैंने आपको अभी previous slide में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताई. During April to December 2019-20, FDI into India increased by 10% to $36.77 billion. This was the लेक्चर फॉर टुडे. उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आज के लेक्चर के साथ सिलेबस खत्म होता है. अब इसके बाद जो भी क्लास होगा वो रिवाइज होगा, यानी जो भी क्लास लिया जाएगा वो रिवीजन मोड में लिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.